नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 43। आज के सेशन में जिस हॉट टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे, सबसे पहला है हमारा नेशनल जीन बैंक। क्या होते हैं नेशनल जीन बैंक, जीन्स क्या है, किससे मिलकर बने हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरा, तपस इनिशिएटिव। क्या है ये तपस इनिशिएटिव? एग्जाम में ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सिंपल आपको नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो इसको भी आपको जानना है। तीसरा है आपका हुनर हाट। हुनर हाट आप जानते ही हैं, हुनर मतलब कला और हाट उससे उसको मतलब प्रसार करने के लिए जो समारोह वगैरह किए जाते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और साउथ दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आप जगह जगह देखेंगे हुनर हाट के काफ़ी सारे इंफोग्राफिक्स और बहुत सारे डैशबोर्ड वगैरह सब लगे रहते हैं। चौथा है हमारे पास सेंसस 2021, जनगणना 2021 पे कुछ अपडेट आया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ, यूनिट अवेयर प्लेटफॉर्म, किसके बारे में है ये। एंड सिक्स्थ इज स्लैंडर लॉरिस। एंड सेवंथ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली स्टोरी है हमारी नेशनल जीन बैंक की। देखिए हाल फिलहाल क्या हुआ है दोस्तों कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर, राइट। जीन बैंक क्या है? ये एक तरीके का बायो रिपोजिटरी है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब जेनेटिक मटेरियल्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि आपके आ गए सीड प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जीन्स आप जानते हैं किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से मिलकर जीन्स बनते हैं, राइट। तो बेसिकली जो इसके पीछे का आइडिया है वो क्या है कि एक बायो रिपोजिटरी फॉर्म करनी है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखा जा सके। क्या ये अभी का आइडिया है, 2020-21 का आइडिया है? नहीं। नेशनल जीन बैंक 1996 में स्टैब्लिश किया गया था टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो पौधे हैं, पौधे जेनेटिक रिसोर्सेज के फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तब 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया एंड हैज द कैपेसिटी टू प्रिजर्व अबाउट 1 मिलियन जर्म प्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, राइट। आप जानते हैं हरगोविंद खुराना, नाम सुना होगा आपने, राइट। हरगोविंद खुराना क्या थे? इन्वेंटर ऑफ जेनेटिक कोड। हम उन्हें मानते हैं डीएनए वगैरह के लिए भी, राइट। एनजीबीपीआर क्या है, जहां पे ये इनॉग्रेट किया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। बेसिकली ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा देखरेख करती है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर, और ये सारा का सारा जो काम करती है आईसीएआर के कंट्रोल के अंदर में ये काम करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इनका काम क्या होता है? इनके इनके पास जो है काम है, एक तो ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, यानी सारा जो मैनेजमेंट का जो सारा प्रोसेस है ना वो एनजीबीपीआर ही देखती है, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब जो एनजीबी है यानी नेशनल जीन बैंक है, इसमें होगा क्या? इसमें तो एक तो आपने बोल दिया कि सर की जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, एक बायो रिपोजिटरी टाइप बनाई जाएगी। मेनली इसमें चार तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेगी। किस किस चीज़ की बायो रिपोजिटरी बनेगी? एक तो सीड जीन बैंक की बनेगी, क्रायो जीन बैंक की बनेगी, विट्रो जीन बैंक की बनेगी और फील्ड जीन बैंक की बनेगी, राइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे पूरा मतलब तैयार किया जा रहा है, इस पे पूरी मतलब सरकार की इस पे नज़र है। तो ये जो है एक तो प्लांट से रिलेटेड है। क्या ऐसा ही कुछ एनिमल से भी रिलेटेड है? बिल्कुल है। नेशनल एनिमल जीन बैंक ये स्टैब्लिश हुआ था किसके अंडर में? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एनबीएजीआर, जो करनाल हरियाणा में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व द इंडिजिनस लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी, राइट। इसको मतलब जो हमारे जो इंडिजिनस लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का इसके पीछे का उद्देश्य है। तो नेशनल जीन बैंक आप समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ है। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ रिपोजिटरी विच प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल एंड अ कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट्स, टिश्यू कल्चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1996 में हुआ था। हाल फिलहाल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज तपस इनिशिएटिव। क्या है तपस इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एमएसजेई, उन्होंने हाल फिलहाल एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तपस। तपस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ तपस। आई रिपीट अगेन, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के जो कोर्सेज हैं सोशल डिफेंस से रिलेटेड वो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये इनिशिएटिव ही है एनआईएसटी का। एनआईएसटी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। सर इस तरीके का भी कोई इंस्टीट्यूट होता है? बिल्कुल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि सोशल डिफेंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल डिफेंस, राइट। इट इज अ स्टैंडर्ड मूक। मूक आप जानते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, डीटीएच है, राइट। इन सब में मूक के कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड मूक प्लेटफॉर्म है
जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारा ई सपोर्ट जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है आपको लेक्चर्स देंगे, स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको एक पूरी तरीके से क्वालिटी टीचिंग इसमें दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी टीचिंग प्रोसेस में होगा क्या, यानी कोर्स में होगा क्या। बेसिकली 5 तरीके के इस प्लेटफॉर्म पे कोर्स बनाए जा रहे हैं। एक तो ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के लिए, एल्डरली केयर के लिए, हाल फिलहाल हमने अभी एल्डरली केयर रिपोर्ट को देखा था, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंटिया के लिए, ट्रांसजेंडर जैसे इश्यूज के लिए, और साथ ही साथ सोशल डिफेंस जैसे इश्यूज के लिए। तो 5 तरीके के जो है इसमें कोर्सेज ये अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसका मकसद ये है कि जो मंत्रालय है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है, और खासकर उन लोगों तक जो ग्राउंड लेवल पे सोशल डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पिरिंग माइंड्स, यानी स्वयं जो मैं बात बता ही रहा था आपको। 9 जुलाई 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उस वक्त एमएचआरडी थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। फिर आपका एनपीटीईएल भी आता है। जो लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो समझते होंगे कि एनपीटीईएल क्या है, उससे कितनी सारी पढ़ाई की जाती है। बेसिकली 7 जो आईआईटीज हैं उनका ग्रुप था, और प्लस में एक आपका आईआईएससी बेंगलोर, तो उन्होंने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया था। एनआईएसटी से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, बेसिकली ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट 21 ऑफ 1860, सोसाइटीज एक्ट 21 ऑफ 1860, और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के तहत। सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। इट इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस, राइट। तो हर तरीके से मदद करती है एनआईएसडी लोगों को ट्रेन करने में, लोगों के अंदर वो स्किल्स देने में, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है या एनजीओज हैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके अच्छा काम इसमें करती है। तो तपस इनिशिएटिव इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज एन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, थावरचंद गहलोत वाले, राइट। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी स्टोरी पे आते हैं हम अपने। हुनर हाट। हुनर हाट आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कहना है कि वो 7.5 लाख की जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं बाय इस्टेब्लिशिंग 75 हुनर हाट। और ये 75 का आंकड़ा क्यों लिया गया है, क्योंकि हम लोग 75वीं भारत के स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना चुके हैं, राइट। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में 75 हुनर हाट को का 75 हुनर हाट की स्थापना करने की बात की गई है, जिसमें 7.5 लाख आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और also 75 अमृत महोत्सव पार्क्स will be constructed on the vacant वक्फ लैंड across the country under प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। थीम क्या है हुनर हाट का, वोकल फॉर लोकल, दो ही थीम चल रही है, या तो आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल, तो इसका वोकल फॉर लोकल है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पहले भी इस तरीके की एक स्कीम निकाली थी, जिसमें स्किल्स को अपग्रेड करना और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात की थी। उसका नाम था उस्ताद। क्या स्कीम था दोस्तों, उस्ताद। उस्ताद का मतलब क्या, upgrading the skills and training in traditional arts crafts for the development scheme. These HEART aims to provide market exposure and employment opportunities to artisans, craftsmen and traditional culinary experts. It envisages boosting the skills of craftsmen, weavers and artisans who are already engaged in the traditional ancestral work. होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि बहुत पहले से, मतलब राजाओं के ज़माने से कोई हुनर सीखते आ रहा है, तो उसकी फैमिली लाइनेज में ये बन जाता है कि अगली पीढ़ी भी उसी काम को करती है, उसकी अगली पीढ़ी भी उसी काम को करती है, राइट। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होता जा रहा है, तो ये जो स्किल्स है, ये जो हुनर है पुरानी वाली, कल्चर और हेरिटेज बेस्ड, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। तो सरकार चाहती है कि ये विलुप्त ना हो, ये एंगेज रहें, राइट, इनको काम मिलता रहे और लोग भी इनको सराहें। और एक तरीके से आपका कल्चर हेरिटेज का तो मतलब फिलोसफिकल नोशन तो है ही इसके पीछे, राइट। हुनर हाट हैज प्रूव टू बी एन एम्पावरमेंट एक्सचेंज फॉर मास्टर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन. It also proved to be immensely beneficial and encouraging for artisans and craftsmen, as lakhs of people visit the Hunar Haat and purchases indigenous handmade products of artisans on a large scale, right? ऐसा ही कुछ इंडिजिनस हैंडमेड का कॉन्सेप्ट ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री से भी आता है, तो मिनिस्ट्री के साथ आप मिक्सअप मत कर देना। हुनर हाट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चलते हैं अगली स्टोरी के ऊपर। ये एक छोटा सा इन्फोग्राफिक है, थोड़ा पुराना है, आउटडेटेड है, लेकिन इससे हम काम चला सकते हैं ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हुनर हाट के जो मेले होते हैं उनमें इनवाइट किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे, एक बार वीडियो आई थी लॉकडाउन के दौरान। आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी, जरूर बताइएगा। अगली स्टोरी पे आते हैं, सेंसस 2021, जनगणना 2021। हाल फिलहाल इसमें एक न्यूज़ ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि कोविड-19 के चक्कर में वो जो इस बार की जनगणना है उसको कंडक्ट नहीं करने जाएंगे। मतलब कंडक्ट मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा ही मना कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया इस चीज़ को। तो सेंसस का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि सेंसस अभी न्यूज़ में है तो उसको देखना पड़ेगा। सेंसस क्या है कि सबसे पहले इसकी जो
व्याख्या थी वो ऋग्वेद के अंदर में थी। ऋग्वेद में इसमें बातें की गई थी कि 800 से 600 बीसी के दौरान कुछ ऐसी पॉपुलेशन थी जो कुछ चीज़ों को मेंटेन करके रखती थी, अपने नंबर्स, अपने काउंट्स वगैरह मेंटेन करके रखती थी। इसके बाद जो मिडिवल इंडिया में आप आते हैं तो जो मुगल सम्राट थे या मुगल राजा थे अकबर, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जिसे आयन अकबरी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे डेटा हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, जिसमें सारा काउंट उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो भारत में जो पहला सेंसस हुआ वो 1872 में हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो, राइट। लेकिन इसको कंप्लीट होने में, भारत का पहला सेंसस कंप्लीट हुआ था 1881 में। कंडक्ट तो 1872 में हो गया था, लेकिन तब क्या था कि ऐसे कंप्यूटर्स नहीं थे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ता था, काफी मतलब मेहनत लगती थी। आप आप मानेंगे नहीं कि जो नासा में भी पहले जब मतलब पीपीटी वगैरह सब नहीं था, तो वो पूरे बोर्ड वगैरह पे सीढ़ियों से चढ़कर पूरा एकदम कैलकुलेशन वगैरह बनाते थे, ताकि एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन सामने हमारे रहे। तो 1872 में क्या कंप्यूटर और कैसे मतलब कैसे करते होंगे वो स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट और उस पे माइनिंग वगैरह वो कैसे करते होंगे, तो बहुत ही अमेजिंग टाइम रहा था वो। तो पूरे 9 साल लग गए इस पूरे सेंसस को कंप्लीट करने में। इसके बाद सेंसस एक्ट 1948 में इनेक्ट हुआ। देन प्रोवाइड फॉर द परमानेंट स्कीम फॉर कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस विद ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंसस ऑफिसर्स। अब जनगणना 2021 की बात करें तो आप जानते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारा जो डेटा है वो मोबाइल एप्लीकेशन यानी डिजिटली मोड में कलेक्ट किया जाएगा, राइट। इसमें क्या है कि इसमें इट विल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स फॉर ऑल द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द सेंसस एक्टिविटीज टू प्रोवाइड मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अब जो ये लेटेस्ट सेंसस है इसमें सरकार ने बोला है कि वो कास्ट का जो डेटा है वो इसमें कलेक्ट नहीं करेगी, जबकि 2011 में जो डेटा कंडक्ट हुआ था उसका नाम ही था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्या नाम था? एसईसीसी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, राइट। लेकिन सरकार अब कह रही है कि इस बार वो कास्ट के डेटा को कलेक्ट नहीं करेगी, हालांकि रिलीजियस डेटा तो वैसे भी नहीं करती है। द आउटकम ऑफ द कास्ट सेंसस इज येट टू बी मेड पब्लिक। सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये पोस्टपोन तो कर दिया सरकार ने, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारी चीजें आपको आपके डेटा से पता चलती है। जैसे आप में से कई लोग जो भावी आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप अपने पद को संभालेंगे तो आपको क्या चाहिए? आपको डेटा ही तो चाहिए ना कि आप किस तरीके से काम करें। आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी बहुमत में है, कौन सी नहीं है, कितना वहाँ पे लिटरेसी रेशियो है, ये सब तो आपको डेटा से पता चलेगा। इस सब के लिए उसके बाद फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सरकार की भी जो पॉलिसीज होती है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के फल को अगर मतलब चखना है, तो उसके लिए आपको इस तरीके के डेटा चाहिए। इसके लिए आपको हेल्थ सर्वे करने पड़ेंगे, एजुकेशन सर्वे करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर सर्वे करने पड़ेंगे, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लैंड है, तो डेटा तो आपको चाहिए। अब सरकार कह रही है कि सेंसस 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया, तो जब तक डेटा नहीं मिलेगी तो पॉलिसी जो मेकिंग है या डिसीजन मेकिंग है उसमें वो रिफाइनमेंट नहीं आएगी, उसमें वो पैनापन नहीं आएगा। Census is responsible for taking the collected information from a dwelling unit to the dwelling delivery unit. It will boost coherence policy making and scientific planning, resulting in optimization of resources. हालांकि फाइनेंस कमीशन भी जो राज्यों को जो अनुदान वगैरह देती है ना, वो जनसंख्या के आंकड़े पे ही देती है, और वो जनसंख्या के आंकड़े सेंसस से आते हैं। जैसे एनपीआर की बात हो रही थी या एनआरसी की बात हो रही थी, तो उसमें भी तो वो उन्होंने जनगणना को ही कंडक्ट किया था ना, कि हम इससे पहले की जनगणना के डेटा को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अब जब जनगणना ही नहीं अभी होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, तो फिर कैसे चीज़ें होंगी? बहरहाल देखेंगे कि आगे क्या इस पे रहता है, कब तक गवर्नमेंट इसको प्लान करती है करने का। लेकिन फिलहाल फिलहाल के लिए तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। हमारी जो अगली स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है, माफ कीजिएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है, नॉट प्लेटफॉर्म। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें भारत ने यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है। किस चीज़ के लिए? टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स। आप जानते हैं यूएन पीस कीपर्स है, जिसमें भारत ने अपने बहुत सारे सैनिक, चाहे वो पुलिस से हो या आर्मी से हो, भेजे हुए हैं इसके अंदर में। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि ऑपरेट होगी अक्रॉस द वर्ल्ड। एम क्या है? द प्रोजेक्ट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ऑन द डिटेक्शन ऑफ एसिमेट्रिक थ्रेट्स। अब जिस तरीके की एरा में हम लोग आ गए हैं, अब घर बैठे बैठे ही दुश्मन आपके पास ड्रोन से कुछ भी भेज सकता है, ये बात तो क्लियर है। अब इस तरीके की जब वार हो जाती है, इस तरीके की जब लड़ाई होती है, तो इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉर। या इस तरीके की जो धमकियां आती हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक थ्रेट। तो मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को भी काफी ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ये सिपाही तो है ना वहां पे लड़ने के लिए। अब इन पे अगर ऐसे एसिमेट्रिक थ्रेट आएंगे, एसिमेट्रिक तरीके से लड़ेंगे, तो ये लड़ पाएंगे क्या? तो उसके लिए इनको भी मजबूत होना जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी भी मजबूत होनी जरूरी है। इसको लेके ये प्लेटफॉर्म जो है
रिलीज किया गया है और इसका नाम है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इन द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें यूनाइटेड नेशन के जो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, ये दोनों इसमें काम कर रहे हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 1.64 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अब इसका प्रोटोटाइप यानी ये जो डिप्लॉय की जाएगी टेक्नोलॉजी, पहले 4 मिशन में की जाएगी। यूएन पीस कीपिंग के जो 4 मिशन है, जैसे मिनुस्मा माली में जो चल रहा है, यूएन मिस साउथ सूडान में, यूएन FICYP सिप्रस और एमिसोम यानी सोमालिया। आप नाम से यहाँ देख सकते हैं, इनके नाम थोड़े थोड़े यहाँ पे लिखे गए हैं, राइट। इंडिया का रोल क्या है पीस कीपिंग में? इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग नेशन टू द यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज। Currently, there are 5,506 troops and police from India who have been deployed to 9 different UN peacekeeping missions, the second highest among troop contributing countries. More than 2 lakh Indians have served in 49 of 71 UN peacekeeping missions established around the world since 1948. India has a long tradition of sending women on UN peacekeeping missions, right? क्लियर है आपको? तो ध्यान रखना है, ये यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना एग्जाम में आ जाती हैं, फिर वो माइंड में क्लिक नहीं होती है। तो सेशन को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखें और एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक ही है अब आपके लिए। हमारा आज का आखिरी टॉपिक दैट इज स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस आप देख ही रहे हैं, ये स्लेंडर लॉरिस है, राइट। स्लेंडर लॉरिस जो है, दीज आर द नेटिव ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, दीज आर द नेटिव ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, राइट। इनकी 2 प्रजातियां हैं, एक तो रेड कलर में होती है, ये रेड वाले हैं भाई साहब, एक रेड कलर में होती है और एक ग्रे कलर में होती है। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली इनका जो जीवन व्यतीत होता है वो ट्रीज पे होता है, ट्रेवलिंग अराउंड द टॉप्स ऑफ ब्रांचेस विद स्लो एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स। दे जनरली फीड ऑन इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट शूट्स एंड फ्रूट्स, राइट। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्वैम्प्स, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और इसी के वजह से काफ़ी लोग इनको कैप्चर करते हैं और इन्हें बेचते भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके में कुछ दवाइयों वाली जो है इनमें प्रॉपर्टीज है। सिंस देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर कीपिंग दीज एनिमल्स एज पेट्स, दे आर इलीगली स्मगल्ड। अब इनकी डिमांड है तो इलीगल स्मगल भी होता है इनका, राइट। तो इनकी वजह से जो इनका हैबिटाट है वो थोड़ा सा खतरे में आ चुका है, राइट। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर हम देखें तो IUCN के ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आता है, WLPA 1972 के अपेंडिक्स 2 में है। ये आपको याद रखना है, शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 2 में नहीं है। बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो शेड्यूल 2 में आते हैं, शेड्यूल 1 में बहुत कम है, तो ये शेड्यूल 1 में आने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। दैट इज नेम्ड एज स्लेंडर लॉरिस। चलिए आगे चलते हैं। MCQs का समय आ चुका है। पहली हमारी जो MCQ है आज की वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोन चिरैया। हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा गया था, मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, नहीं ये दूसरा नहीं है, ये दूसरा है, राइट। इसे कट कर दीजिए, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो 2 स्टेटमेंट है आपके पास। इट इज अ मार्केटिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दूसरा, इट एम्स टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट थ्रेड में फुल पार्टिसिपेशन कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम इफ यू सीरियसली फॉलो दिस सीरीज। सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैम्बोसा। फैम्बोसा पे हमने बात की थी अपने सेशन में, फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं है? ऐसे सवाल भी आए थे पिछली बार की। अगर यूपीएससी परीक्षा की बात करूँ प्रीलिम्स की, तो उसमें G20 के नेशंस को दे दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से G20 के नेशंस कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाईली देयर मतलब इनके ज़्यादा चांसेज आने के। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा गया, ये टारगेट किया गया है किस तरफ? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन, एल्डरली, वुमेन, किसको लेकर टारगेट किया गया है? दैट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, राइट। अपने आंसर्स आप बिल्कुल कमेंट थ्रेड में दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से। पिछले जो 3 क्वेश्चन थे पिछले सेशन में, उनका समय आ गया उनको जवाब देने का। इट रेफरेंस टू प्रधानमंत्री, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये तो है गलत। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी गलत। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नहीं है, ये MOFPI का है, राइट। क्रिएशन ऑफ मेगा फूड पार्क्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका हो जाता है 3 ओनली। आगे चलते हैं। एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट हमने भी पढ़ा था, एल्डरली इंडेक्स को भी देखा था, प्रधानमंत्री के जो EAC है, राइट, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। इसके रिलेटेड कुछ हमारे पास है। पहला है, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दिस इज रॉन्ग।
एल्डरली इन इंडिया रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया था मॉस्पी के द्वारा और इसके डेटा को कंडक्ट किया था एनएसओ ने। केरला हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। देर इज हैज बिन फॉल इन ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, ये हो जाए तो फिर मजा ही ना आ जाए, फॉल नहीं है ये, देर इज अ राइज, जो चिंता का विषय है, इन ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। तो हमारा इस हिसाब से आंसर हो गया 2 ओनली। तीसरे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री दक्ष स्कीम सीन रिसेंटली इन द न्यूज, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जो दक्ष स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर करें, टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके के अमेजिंग सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। गिव योर लव एंड सपोर्ट, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।